हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। एंड इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे एडिटोरियल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस करने हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया है रिटन बाय डॉक्टर सी राजा मोहन, अ वेरी वेल नोन इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। उन्होंने वेस्ट एशिया पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया है। एंड इन केस यू वांट टू नो व्हाट इज रिटन इन दैट एडिटोरियल, यू विल हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हम वो बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आर्टिकल इज द हिंदू का एक आर्टिकल, ममता में अनाउंस 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स टुडे। देखिए, इससे पहले कि हम ये देखें वेस्ट बंगाल में कौन से 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनने वाले हैं, क्या होने वाला है, उससे पहले आपको 3 बातें याद रखनी है। आई विल स्टेट 3 पॉइंट्स और तीनों ही डिफरेंट है और आपको समझना है, क्योंकि अगर बाय चांस प्रीलिम्स में 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आप कंफ्यूज हो गए तो इसीलिए आपको डिस्टिंक्शन करनी आनी चाहिए कि तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है और अलग हैं। नंबर 1 तो ये, जब आप आर्टिकल 3 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें ये लिखा है कि अगर आपको एक नई स्टेट बनानी है या फिर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है या फिर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के एरिया को कम करना है, डिमिनिश करना है, या फिर एक स्टेट की एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, या फिर एक स्टेट को नया नाम देना है, तो इन सारे केसेस में बेसिकली पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा। तो मतलब सेंटर के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के पास पावर है, और वो भी प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट के बाद ये लॉ आता है। ठीक है, ये था नंबर वन पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है, अगर एक स्टेट है उसमें अगर कोई नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने हो या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को थोड़ा सा ऑल्टर करना हो, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल के वो ये नए डिस्ट्रिक्ट्स बना सकती है, चाहे वो लॉ के माध्यम से बनाए चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से बनाए। तो केवल एक नोटिफिकेशन ला के भी डिस्ट्रिक्ट्स नए बन सकते हैं। ये था नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट ये कहता है कि अगर सेंटर का रोल कुछ तो है डिस्ट्रिक्ट्स में, वो कहाँ पे आता है, नेमिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। अगर आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती, या फिर आपको किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलना है अपने स्टेट का तो वो आप स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ही एक नोटिफिकेशन आएगी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना हो या फिर रेलवे स्टेशन का नाम अगर चेंज करना हो। सो आई होप आप इन तीनों बातों को याद रखेंगे और कभी भी कुछ इस तरह का आपके सामने स्टेटमेंट्स आती हैं, यू वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट देम। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू ऑफिशियली अनाउंस सुंदरबंस एंड बसीरहाट एज द 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं बसीरहाट और सुंदरबंस को 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाया जा रहा है, और द 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर सेट टू बी। अब किसी में से तो अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं से और एरिया आ जाएगा, एग्जिस्टिंग जो आप डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करते हैं उसी में से निकालेंगे ना। तो वही नॉर्थ और साउथ जो बेसिकली जिसे हम दक्षिण और उत्तर परगनास कहते हैं, वहां से इस दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एरिया को कार्व आउट किया जाएगा। सुंदरबंस, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, currently is spread over north and south 24 Pargana district, while Basirhat is a subdivision of North 24 Pargana। तो वेस्ट बंगाल में अभी तो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर ये भी बन जाते हैं तो 25 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट वो 3 पॉइंट्स जो मैंने स्टेट किए वो थे आपके लिए। ओके, तो आई होप आपको वो समझ आ गया। राइट टू रिलीजन डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट, होम मिनिस्ट्री टेल्स कोर्ट। तो यहाँ पे बहुत कुछ खास नहीं है, दिस वाज ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड लाइंस। इस पे किस तरह की डिबेट चल रही है वो हमें ऑलरेडी पता है, और हमारी होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी वही स्टेटमेंट आई है। तो यहाँ पे लिखा है कि राइट टू रिलीजन में आप इंक्लूड नहीं कर सकते कि आपको राइट मिल गया कि आप किसी और का धर्म भी कन्वर्ट कर सकते हो, रिलीजन कन्वर्ट कर सकते हो, स्पेशली जब आप फ्रॉड के माध्यम से, डिसेप्शन के माध्यम से, या फोर्स के माध्यम से, या किसी को इंड्यूस कर रहे हैं, इन द सेंस आप इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे केसेस जब हमने देखे थे उसमें ये बताया गया था कि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में
जो स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या फिर बहुत मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो आप उनको बस क्या करते हो, आप उनको कहते हो कि हम खाना देंगे आपको, और सिर्फ खाने के रिटर्न में ही आप उनका रिलीजन चेंज कर देते हो। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि ऑफकोर्स पेट पालना हर चीज़ से बड़ा होता है। तो इस तरह की इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट्स या ये सारी चीज़ों की वजह से अगर आप किसी का रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हो तो वो राइट टू रिलीजन के अंदर नहीं आता। ये मिनिस्ट्री ने बोला है कि आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 में एक वर्ड लिखा है प्रोपगेट रिलीजन, राइट टू प्रोपगेट योर रिलीजन। इस प्रोपगेट में राइट टू कन्वर्ट नहीं आता। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 25 में 3 वर्ड्स लिखे हैं, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। तो प्रोफेस का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली आप अफर्म करें या फिर आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन में विश्वास करता हूँ, इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। प्रोफेस मतलब ये होता है। अगर हम बात करें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब कि आप क्या करेंगे, आप कोई रिचुअल्स हैं किसी तरह के आप रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपके प्रैक्टिस करने का एक तरीका है अपने रिलीजन का। प्रोपगेट का मतलब क्या होता है, प्रोपगेट इज बेसिकली व्हेन यू हाईली स्पीक ऑफ योर रिलीजन। आप इतने खुश हैं, आप अपने रिलीजन के बारे में बेसिकली रिलीजन के बारे में काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, या फिर यू बिलीव दैट योर रिलीजन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यू कैन ऑफ कोर्स प्रेज योर रिलीजन। दिस इज नोन एज प्रोपगेशन। अब उससे कोई प्रभावित हो रहा है वो बात अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ तो, लेकिन प्रोपगेट में प्रभावित खुद से हो जाए कोई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट बाय फोर्स, बाय कोअर्जन और बाय fraud, if you are converting somebody else's religion, that is not fine, and in that case सेंटर को अपना इंटरवेंशन करना पड़ेगा। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट उन्होंने जो सबमिट किया है उसमें लिखा है। और साथ में इन्होंने बोला है सेंटर ने कि देखिए, जो अगर पास्ट में इस तरह के कोई भी लॉज लाए गए हैं जो इस मेनेस को, इस प्रॉब्लम को, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड, लार्ज स्केल इलीगल कन्वर्जन्स हो रहे हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया है हमारे इस तरह के लॉज को, वो भी समझने लग पड़े हैं कि ये कितनी बुरी बात है। आपको याद होगा हमने एक और केस डिस्कस किया था जहाँ पे अमेज़न का अमेज़न का रोल बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो फंड कर रहे हैं इस तरह के इलीगल कन्वर्जन्स को। तो एक केस इस तरह का भी आ रहा है। ऑफ कोर्स इलीगल आपको कन्वर्जन अगर करवाने हैं, अगर आप इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट्स भी दे रहे हैं कि हम आपको 1 लाख रुपए पर फैमिली देंगे अगर आप अपना रिलीजन चेंज कर लेंगे या कुछ भी, और उसके लिए फंडिंग तो चाहिए ना। तो इस तरह की एलिगेशंस अमेज़न पे लग रही है। अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन, आपको याद होगा हमने पब्लिश हुआ एक पूरी बुक देखी थी जो बेसिकली एक RSS एफिलिएटेड बॉडी ने छापी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से ऐसे इलीगल कन्वर्जन्स हो रहे हैं। ओके, पर ऑफ कोर्स अमेज़न ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है, रिफ्यूज किया है। इस तरह के एलिगेशंस बिल्कुल गलत हैं, उन्होंने कहा है। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, अपहोल्ड किया है हमारे इन तरह के इंटरवेंशन को, तो कब किया है? आपको याद होगा नवंबर 14 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो फ्रॉडुलेंट रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो अल्टीमेटली हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इम्पैक्ट करते हैं और कॉन्शियंस ऑफ सिटीजन्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, अगर राइट टू कन्वर्ट अपना रिलीजन, अगर वो राइट टू रिलीजन के अंडर आता है, तो राइट टू रिलीजन के अंडर ये भी आता है कि आप किसी और के फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को जबरदस्ती नहीं हैम्पर करें। ठीक है, यही उनका पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट का भी उस समय। इट हैड सेड, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली सेंटर को बोला था कि आपको स्टेप इन करना पड़ेगा, ओके, एंड क्लैरिफाई इन एन एफर्ट कि आपका इंटेंशन क्या है, आप कैसे कर्ब करेंगे डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स को। तो बेसिकली अब सेंटर का ये रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। तो देखिए, आज आपको बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे इंडो पैसिफिक की बहुत बात हो रही है। जैसे अगर हम ये आर्टिकल देखें जो कनाडा की तरफ से आया है, कनाडा हो गया या फिर यूके या फिर यूरोपियन कंट्रीज जो है, मेनली यूरोपियन कंट्रीज का एक बहुत ज़्यादा आप सर्च देख रहे हैं इंडो पैसिफिक नैरेटिव की तरफ। ठीक है, तो ये डिपिक्ट करता है कि अब जो नेटो मेंबर्स हैं, यूएस या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज, अब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रशिया ही एक थ्रेट नहीं रह गया, चाइना भी हो गया है। और अगर हर कोई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की सेंट्रलिटी क्या है? इंडिया है।
तो ऑटोमेटिकली अगर ये यूरोपियन कंट्रीज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी डिक्लेयर कर रही हैं अपनी सारी, तो इंडिया के साथ रिश्ते सही रखना इन सारी कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी फ्रांस का भी इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम अभी डिस्कस करेंगे। बट कैनेडा सेज इंडिया अ क्रूशल पार्टनर, टर्म्स चाइना एंड इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव पावर। पर इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को डिस्कस करें, आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देने की कोशिश करें, इफ वी ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स, तो आपको याद होगा बार बार पिछले एक महीने में हमने अपना पॉइंट स्टेट किया है कि कनाडा अगर हमें अपना पार्टनर मानता है, कनाडा में इतना सारा इंडिया का डायस्पोरा रहता है, पंजाबी कम्युनिटी रहती है, पर जो खालिस्तानी इशू है आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। पंजाब में गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं, बेसिकली जो सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप को लीड करते हैं, उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया है जिसमें सारे लोगों ने, जो वहाँ के सिख लोग हैं जिनको इंटरेस्ट था रेफरेंडम में, उन्होंने आके वोट किया है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि लाखों की तादाद में रेफरेंडम में वोटिंग हुई है खालिस्तान के फेवर में। ठीक है, अब खालिस्तान का जो इशू है, अगर आप सच में इंडिया को पार्टनर मानते हो तो आप समझना चाहिए आपको कि खालिस्तान एक बहुत बड़ा इशू है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपकी डिमांड खालिस्तान की, यानी कि इस ग्रुप की डिमांड ये है कि हमें सिख कम्युनिटी के लिए अलग से एक नेशन चाहिए जिसकी कैपिटल शिमला होगी। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इशू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रीवियस इशू फॉर इंडिया। एंड इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट, आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट आती है, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि ये फंडामेंटल राइट है, वो रेफरेंडम करवाना चाहते हैं, तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। वो देखिए इनके पॉलिटिकल रीजंस हैं। इनके पॉलिटिकल रीजंस क्या है? क्योंकि ये जिस पार्टी को, लिबरल पार्टी को बिलोंग करते हैं, इनका जितना भी वोटर बेस है वो इंडियन डायस्पोरा है, जो वहाँ की अब जिनको मिल चुकी है सिटीजनशिप। ठीक है, तो यू आर डूइंग इट फॉर योर पॉलिटिकल रीजंस, बट व्हेन यू से कि आप इंडिया को एक अच्छा पार्टनर मानते हैं, और इंडिया बार बार आपको ये कह रही है कि जैसे वहाँ पे टेम्पल्स जो हैं कनाडा में, वहाँ पे बार बार ग्राफिटी लिखी जा रही है कि खालिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। दीज आर द थिंग्स जो पिछले 2 महीने में स्पेसिफिकली हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने कम्युनिकेट किया है दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन टॉलरेट। अब देखिए कनाडा द्वारा अगर ये स्टेटमेंट आई है, तो कल शायद हम इंडिया की तरफ से भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट देख सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप सच में पार्टनर मानते हैं, देन खालिस्तान इज डेफिनेटली एन इशू फॉर अस। ओके, अब साथ में आपको ये भी याद होगा, इंटरपोल ने, जब हमने कहा कि आप गुरपतवंत सिंह पन्नू को बेसिकली इंटरपोल क्या करे कि एक्स्ट्रेडिट करने की कोशिश करे, या जहाँ पे भी है उन्हें डिटेन करे, ताकि इंडिया में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ शुरू करवाई जा सके। लेकिन इंटरपोल ने हमें मना कर दिया। इंटरपोल ने कहा देखिए हम ये चीज़ नहीं मान सकते, क्योंकि आप यूएपीए की तहत बेसिकली उनको डिटेन करवाना चाहते हैं जहाँ पर भी वो हैं, और यूएपीए हमें पता है आप अपने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मिस यूज करते हैं, न्यूज़पेपर्स हम भी पढ़ते हैं। अब इंटरपोल ने हमें ही उल्टा इस चीज का जवाब दे दिया। तो इसीलिए बहुत सारे जब एडिटोरियल्स आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि यूएपीए का थोड़ा सा मिसयूज जो हम देख रहे हैं, अब इस बारे में बहुत सारी पॉलिटिक्स है, आई वुड नॉट गो इनटू दैट, आई शुडंट गो इनटू दैट, पर यूएपीए के वजह से जो इमेज बन रही है इंडिया की बहुत सारी कंट्रीज में, वो कुछ इस तरह की है। अब आप कहेंगे कि ये बायसनेस है यूरोपियन कंट्रीज की या एडवांस्ड इकोनॉमीज की, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यूएपीए के खिलाफ जो नैरेटिव सेट हो रहा है बाकी कंट्रीज में, वो सही नहीं है। तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट वुड हैव टू मेंड इट्स पेस इफ we actually want to deal with our national security issues. Okay, recognizing that the Indo-Pacific region will play a significant and profound role in its future. Of course, this goes without saying. Asia is a new theater, Indo-Pacific is the new theater, जहाँ पे हर तरह का important significant event जो पूरे world के geopolitics को शेप करेगा, वो अब इंडो पैसिफिक में ही होगा। कनाडा ने इसीलिए रिलीज की है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अपनी, जहां पे उन्होंने चाइना को बोला है कि वो एक इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव ग्लोबल पावर है, और इंडिया को एक क्रूशल पार्टनर की तरह मेंशन किया है, और बोला है कि कनाडा नई अपॉर्चुनिटीज को देखने की कोशिश करेगा टू पार्टनर एंड एंगेज इन डायलॉग विद इंडिया इन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज इंक्लूडिंग सिक्योरिटी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, you must engage with India in terms of security and the promotion of democracy, pluralism and human rights.
Okay, so based on five interconnected strategic objectives, it announced an ambitious plan beginning with an investment of $2.3 billion over the next 5 years. अब देखिए $2.3 billion का अगर अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट पैकेज निकाला है कि हम इन्वेस्ट करेंगे इंडो पैसिफिक में, या फिर तो इसमें आप बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे, आप मरीन एरिया में करेंगे, आप सिक्योरिटी एरिया में करेंगे, आप चाहेंगे कि एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो इंडिया के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा है that they want to expand their market access. Of course, India is a very big market. क्यों इतने सब तत्पर रहते हैं कि भारत को इंक्लूड किया जाए, FTA साइन किए जाए, मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट कोई कंट्री प्रोवाइड नहीं करती जितनी भारत करती है, सिंपल। तो इसीलिए ये भी चाहते हैं कि मार्केट का एक्सेस इन्हें भी मिले। कनाडा के साथ ऑलरेडी नेगोशिएशंस चल रही हैं, दे वांट टू कंक्लूड एन अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट एप्टा विद इंडिया, बट लेट्स सी हम देखते हैं कि कैसा ये हो पाएगा। यूके के साथ भी कब ये डेडलाइन तो जा चुकी है दीपावली की, लेकिन कब ये पूरा हो पाएगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, लेट्स सी। ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स हैज एन अर्ली स्टार्ट, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ साइन किए गए जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है। ओके, तो चाइना इज लुकिंग टू, अब देखिए चाइना क्यों थ्रेटनिंग है, यूरोप का सबका स्टैंड एक ही है, ये आप यूके की भाषा भी पढ़ेंगे तो यही बोलते हैं। कनाडा तो खैर यूरोप का पार्ट नहीं है, पर ऑफ कोर्स मिले जुले ये सारे यूएस कनाडा ये सब दोस्त ही हैं ऑफ कोर्स। तो इनकी जो आप देखेंगे जिस तरह के वर्ड्स इनकी स्ट्रैटेजीज में लिखे होते हैं बिल्कुल सेम ही होते हैं, कि चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर को एक इस तरह का इन्वायरमेंट बनाना चाहता है और जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, उनकी वैल्यूज के हिसाब से चले, और जो हमारी वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आपको याद है ऋषि सोनक ने भी बिल्कुल सेम बातें कही थी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को बताते हुए अपनी, ठीक है। ओके, इन एरियाज ऑफ प्रोफाउंड डिसएग्रीमेंट वी विल चैलेंज चाइना, और इन्होंने बोला कि अगर हम कई जगहों पे बिल्कुल ही डिसएग्री करते हैं चाइना के साथ, हम उनको चैलेंज करेंगे। ओके, और उनके कोअर्सिव बिहेवियर के खिलाफ हम बिल्कुल खड़े हैं, और जो वो ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस को अंडरमाइन करते हैं, अपनी अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाकी जो कंट्रीज है उनकी अंडरमाइन करते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ इन्होंने लिखी है यहाँ पे। On people to people connect, the strategy said it would invest in and connect people, including by bolstering in Canada's visa processing capacity in New Delhi and Chandigarh. तो यही सारी चीज़ इन्होंने कही है। वीज़ा पॉलिसी यूके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया कनाडा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के साथ आप डील कैसे करोगे, क्योंकि जब तक आप एक फ्री लिबरल अच्छा वीज़ा रजीम हमें प्रोवाइड नहीं करोगे तो। ओके, टू एडवांस कैनाडाज रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, अब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो अब हम इंडो पैसिफिक को देख रहे हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। इंडिया फ्रांस डिस्कस डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज मेक इन इंडिया। तो बेसिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, रशिया एक यूक्रेन के साथ वॉर में एंगेज्ड है, ठीक है। ये नहीं है, हम रशिया की वॉर शुरू होने से पहले ही अपना स्टेप बढ़ा चुके थे डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। हमारी जो निर्भर हम जितना है रशिया के ऊपर अपने डिफेंस सप्लाईज के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, वो सही नहीं है। अगर आप बिल्कुल एक ही कंट्री पे निर्भर हैं, कोविड पैंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया कि चाइना के ऊपर इतना निर्भर रहना सही नहीं है, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई और चाइना उसमें मोनोपोली होल्ड करता है, तो पूरा देश की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी रिस्क पे आ जाएगी। और इसीलिए बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया पे आज सैंक्शंस लगी है, ठीक है, हम आज खड़े हैं, कल को अगर रशिया को सबने ही बॉयकॉट कर दिया तो इंडिया कब तक साथ दे देगा रशिया का। तो इसीलिए बेसिकली हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स ना ही सिर्फ रशिया से लें, बल्कि इजराइल से भी लें, फ्रांस से भी लें, हो सके तो यूएस से भी, थोड़ा थोड़ा हम यूएस से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में, पर साथ ही में हम आत्मनिर्भरता भी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स जो आप पढ़ते हैं, कुछ कुछ दिनों बाद एक लिस्ट पढ़ते हैं आप, जिसमें हम अब ये वाले प्रोडक्ट्स बाहर से लेने बंद कर देंगे क्योंकि हम उसे इंडिजिनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये हमारा डिफेंस स्ट्रैटेजी है। तो उसी की लाइंस पे, उसी के बैकड्रॉप में ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इंडिया और फ्रांस ने मंडे को डिस्कस किया है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, क्योंकि हम फोकस करना चाहते हैं मेक इन इंडिया पे, यानी कि फ्रांस और इंडिया बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स चलाए, और जितने भी हम आज तक सप्लाई लेते हैं वहां से, अब उसको हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करें जॉइंटली। ओके, एंड मीन्स टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कॉपरेशन को भी हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और भी जो बायलेटरल एक्सरसाइजेस ऑलरेडी हम कंडक्ट करते हैं इंडिया और फ्रांस, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी, हम उनको और स्ट्रेंथन करें, उनके स्कोप को बढ़ाएं, एनहांस करें। ये डिस्कस किया गया था ड्यूरिंग द 4th इंडिया फ्रांस एनुअल
Defense Dialogue, which was chaired by Defense Minister Rajnath Singh and his French counterpart Sebastian. Okay. अब देखिए मिनिस्टर्स ने अग्री किया कि दोनों कंट्रीज के जो टेक्निकल ग्रुप्स हैं वो अगले साल के स्टार्टिंग में ज़रूर मिलने चाहिए और जो की कोऑपरेशन इश्यूज हैं हम दोनों के बीच में इंडस्ट्रियल डिफेंस उनको आगे लेके जाना चाहिए। मिनिस्टर्स ने रिव्यू किया जो ऑन गोइंग मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन चल रही है विच इज़ ऑफ कोर्स इंक्रीज्ड सब्सटैंशियली इन रीसेंट ईयर्स, और साथ ही में द स्टेटमेंट सेड ऑल्सो नोटिंग दैट दे रिकॉग्नाइज देयर कन्वर्जेंसेस ऑन अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस इश्यूज एंड शेयर द कमिटमेंट टू वर्क टुगेदर on enhancing cooperation in bilateral, regional and multilateral fora with a focus on Indo-Pacific। अब यहाँ पे भी Indo-Pacific आ गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, हम फ्रांस के तरफ से ये चीज़ पहली बार सुन रहे हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा यूरोप इसी चीज़ को अलाइन करना शुरू हो जाएगा, इसी नैरेटिव के साथ अलाइन करना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इन्होंने बोला है कि फ्रांस ऑफ कोर्स करंट चेयरमैन है किस चीज़ का, इंडियन ओशन कमीशन का, साथ ही में इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम का। तो इन दोनों ही फोरा के साथ, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के साथ इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से बेसिकली इंडिया और फ्रांस काफ़ी क्लोजली कोऑपरेट करते हैं। अब देखिए दिस वाज वेरी सिंबॉलिक कि इन्होंने बेसिकली क्या किया, ही वाज सेंट अबोर्ड द इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। तो उस पर आपने बेसिकली उनको एक सैर करवाई, या इट वाज सिंबॉलिक, मोर सिंबॉलिक इन नेचर। तो ऑफ कोर्स फ्रांस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई दैट द फ्रेंच मिनिस्टर एक्नॉलेज्ड कि इंडिया की जो इंडिजिनस पोटेंशियल है और सेल्फ रिलायंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है एंड इट इज़ समथिंग जिसकी प्रेज होनी चाहिए। Alright, now let's move on to another paragraph. The Armed Forces Minister's visit to India reaffirms France's engage। अब देखिए आप ये सुनने की कोशिश कीजिए कि फ्रेंच एम्बेसी ने बेसिकली ये स्टेटमेंट रिलीज की कि आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर का भारत में एक विजिट करना और फ्रांस की एंगेजमेंट को इंडो पैसिफिक में अफर्म करना, और साथ में इंडिया की सेंट्रलिटी फ्रेंच स्ट्रैटेजी फॉर द रीजन, यानी कि जो फ्रेंच इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसकी सेंट्रलिटी इंडिया है। तो आप इंडिया की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। ओके, अब साथ ही में इन्होंने बोला है कि ये इस साल में आई है इस तरह की विजिट जब हम अपने टाइज को ऑलरेडी एक्सेलरेट होते देख रहे हैं। ओके, तो जैसे कि हमने IMEX 22 देखा, नेवी जो जॉइंट एयर नेवी एंड आर्मी एक्सरसाइज थी, वरुणा देखा मार्च अप्रैल में, साथ में हमने रिसेंटली कंक्लूडेड गरुड़ा एक्सरसाइज देखी जो जोधपुर में हुई। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं, गरुड़, साथ में आप वरुणा, ठीक है, और साथ में आप ये IMEX। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का रिश्ता ऑलरेडी डिफेंस रिलेशनशिप हमारी कंट्रीज के बीच में एग्जिस्ट करता है। स्पेशल NIA कोर्ट अवार्ड्स लाइफ टर्म टू 5 JEM टेररिस्ट। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ है, नथिंग मच यार, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। एक स्पेशल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट ने दिल्ली में मंडे को अवार्ड किया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा 5 टेररिस्ट को जो एफिलिएटेड हैं जैश ए मोहम्मद आउटफिट के साथ, क्योंकि उन्होंने बेसिकली रिक्रूट करना, ट्रेन करना, स्किल करना भारतीय यूथ को शुरू कर दिया था ताकि वो बहुत सारे अटैक्स कंडक्ट कर सकें ऑल ओवर द कंट्री, different regions में। Okay, they were booked by the NIA in March 2019 under various sections of IPC, साथ ही में UAPA, साथ ही में Explosive Substances Act। तो बहुत सारे एक्ट के तहत इनको बेसिकली बुक किया गया था। तो देखिए इससे पहले कि हम कोई और आर्टिकल डिस्कस करें, मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इसी से रिलेटेड, क्योंकि अब हम देख रहे हैं, तो देखिए आप ये अपने एसए के पेपर में बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं एज एन एनेक्डोट या फिर एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि इट इज a thing in India at the present moment. Okay, student calls out professor for Kasab remark Manipal University bars teacher। तो क्या हुआ है, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, उस यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने बेसिकली क्या किया था, क्लासरूम के अंदर ही वाइल टीचिंग उन्होंने उस बच्चे को कसाब रेफर कर दिया था। अब कसाब वाज अ टेररिस्ट हु वाज हैंग्ड फॉर हिज रोल इन द 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स। ठीक है, तो फिर ये उन्होंने क्या बोला, क्या जोक किया, ये तो नहीं वायरल हुआ, पर उनकी जो रिस्पॉन्स बच्चे ने आगे से दिया सिंस ही वाज अ मुस्लिम, तो 45 सेकंड की जो वीडियो जो उसका रिस्पॉन्स कैप्चर करती है वो वायरल हो गई। और उस 45 सेकंड वीडियो में बेसिकली वो बच्चा ये कह रहा है, सिंस आई एम अ मुस्लिम एम आई लाइक बाय डिफॉल्ट टेररिस्ट। तो उन्होंने कहा नो आई वाज जस्ट जोकिंग अबाउट इट। तो कहते जोक और नो, इट इज नॉट फनी। क्यों इट इज नॉट फनी? बिकॉज इन दिस कंट्री वी आर गोइंग थ्रू दिस एवरी डे। इस तरह की बात उस बच्चे ने बोली। और साथ ही में
उन्होंने ये भी बोला उस बच्चे ने, फिर जब द टीचर सेड कि यू लाइक माय सन, और इस तरह की कोई बात नहीं है, वाज जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप अपने बेटे के साथ ऐसी बात करोगे। तो इस तरह का जो वायरल हुआ है, फिर ऑफ कोर्स मणिपाल यूनिवर्सिटी ने एक इंक्वायरी बिठाई और उनको डिबार कर दिया। ओके, तो ये हुआ है। तो अब आप इससे मैसेज खुद लेके जा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पे मणिपाल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो सेक्युलरिज्म के एडिफिस पे बेस्ड है, हम उसको बिल्कुल मेंटेन करते हैं, और हम इस तरह का बिहेवियर, चाहे वो मजाक ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, हम कंडोन नहीं करेंगे। तो ये मणिपाल यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप एथिक्स में भी इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं, आप अपने एसे के पेपर में भी लिख सकते हैं। Right. Supreme Court upset at Rijuju remarks, says can name judges if given powers. अब देखिए यहाँ क्या हुआ है एक्चुअल में कि आपको पता है जो लॉ मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू जी, वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम के, बिकॉज ही सेज कि ऐसा पूरे संसार में कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे जजेस ही खुद को अपॉइंट कर रहे हैं, जजेस अपॉइंट जजेस। सो आप इस तरह की बात ऑलरेडी जानते हैं। तो ये भी पता है सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ समय में ये कह रही है कि गवर्नमेंट बेसिकली सिटिंग ऑन द फाइल्स, हम रिकमेंडेशंस भेजते हैं, वो उसको अप्रूव ही नहीं करते बहुत टाइम तक, वो कुछ हमें बताते भी नहीं है। ये आपको याद होगा जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने भी बोला था, चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने, कि आपको अगर नहीं अपॉइंट करना या फिर आपको हमारी रिकमेंडेशन पसंद नहीं आती तो आप हमें बता सकते हैं, आप कुछ बोलते ही नहीं, यू जस्ट सिट ऑन द फाइल्स। तो इसके रिस्पॉन्स में किरेन रिजिजू ने एक किसी मीटिंग में बेसिकली क्या कहा कि आपको कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन द फाइल्स, तो आप हमको फाइल्स भेजो ही मत ना, आप खुद अपॉइंट कर लो, यू रन द शो, है ना। तो उन्होंने ऐसा बोला। तो अब इसके बारे में जब ऑफकोर्स क्वेश्चन पूछा गया एक सुप्रीम कोर्ट जज से, जस्टिस एसके कॉल से, तो उन्होंने ये बोला था दिस शुडंट हैव हैपेंड, ऐसा इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी सरकार की तरफ से। और उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर आप हमें पावर दे दो कि हम नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं खुद से अपॉइंट करने की। तो फिर ये कोलिजियम सिस्टम, फिर हम लॉ मिनिस्टर को जो भेजते हैं अप्रूवल के लिए, फिर वो वापस आता है प्रेसिडेंट के सेंड, ये सब वगैरह खत्म कर दो। हाँ, देयर इज नो डिफिकल्टी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो पिच है वो कितनी हाई होती जा रही है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट में टसल की वजह से। इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है जो हम आज देखेंगे, एनजैक से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको यही बता देती हूँ, फिर आर्टिकल हम द हिंदू में नहीं देखेंगे, जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने एनजैक कमीशन जो थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसको 2015 में बेसिकली हमने डिफंक्ट कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आप हमसे इस बात से ही गुस्सा हो, इसी वजह से आप बेसिकली यू सिट ऑन द फाइल्स, इसीलिए हमारी रिकमेंडेशंस को कंसिडर करना या फिर इस तरह का गुस्सा आपका बिल्कुल दिख रहा है, सरकार इसी बात से गुस्सा है। अब देखिए एनजैक के बारे में भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्या थी एनजैक बेसिकली। अभी क्या होता है, कोलिजियम सिस्टम है, 5 मेंबर्स कोलिजियम सिस्टम होता है, 5 मेंबर्स, है ना। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी, दे कंसिडर दैट, ओके। तो ये होता है। लेकिन जब एनजैक कमीशन 2014 के एक लॉ के माध्यम से, फिर साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाई गई थी सरकार द्वारा, तो उस एनजैक के माध्यम से क्या हुआ था, एक कमीशन बनाई जाती जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ऑफ कोर्स होते ही होते, वो चेयर करते उस कमीशन को डी फैक्टो डिफॉल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और होते, वो भी डिफॉल्ट ही होते, पर बाकी जो 3 मेंबर्स हैं वो थोड़ी सी दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था बाकी 3 मेंबर्स की प्रेजेंस बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कर्ब करती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो बाकी 3 मेंबर्स कौन है, एक तो लॉ मिनिस्टर, वो भी बाय डिफॉल्ट है। अब 2 एमिनेंट पर्सन हैं साथ में। अब ये 2 एमिनेंट पर्सन जो है वो कौन अपॉइंट करेंगे, एक कमिटी, एक सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट करेगी, जिसमें कौन होंगे, एक तो हमारे प्रधानमंत्री पीएम होंगे, साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, और साथ ही में होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब ये 3 मेंबर हैं, इसमें से 2 जो सरकार और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहीं कहीं मुद्दों पे बिल्कुल सेम स्टैंड रखते हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि ये कोई भी आरटीआई के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं लेके आएगा, तो वो अपने किसी इस तरह के एमिनेंट मेंबर को भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले क्या कर लेंगे। तो ये उनको लगा कि ये हमारी मेजॉरिटी जा रही है, 3:3 भी अगर ऐसे कोई आप समझे लॉक जैम हो गया, तो हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यहाँ कर्ब हो रही है। तो आई होप नाउ यू नो व्हाट एनजैक वाज, द शैडो ऑफ, ओके, I-979। अब यहाँ पे क्या है, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल।
देखिए वेस्ट एशिया पे क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, डायस्पोरा इन वेस्ट एशिया का वैसा भी क्या लिंक है, तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप वेस्ट एशिया को एक बहुत डिटेल्ड मैनर में समझने की कोशिश करें। अब देखिए जो करंट इंडियन फोकस है वो कहाँ पे है, जो नए आर्मी चीफ पाकिस्तान ने अपॉइंट किए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा इस तरह का फोकस, इस तरह का एंथुजियाज्म उसमें नहीं दिखता जो डेवलपमेंट्स अनफोल्ड हो रही है फर्दर वेस्ट में। या देखिए वेस्ट सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो साउथ एशिया का पार्ट है, ठीक है, या अफगानिस्तान भी एक तरह से साउथ एशिया का ही पार्ट है। ओके, तो वेस्ट तो बहुत आगे तक कंटिन्यू होता है, वहां हमारा कोई एंथुजियाज्म नहीं है, और वैसे हम वेस्ट एशिया पॉलिसी करते रहते हैं। तो देखिए जो अब क्या हो रहा है बेसिकली फर्दर वेस्ट में, ईरान में जिस तरह की आप एंटायर रिजीम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, सुप्रीम लीडर के खिलाफ, आयतुल्ला खमीनी के खिलाफ, ईरान की सरकार के खिलाफ, सो मच सो कि जो आयतुल्ला खमीनी है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान, उनकी जो एक नीस है, उनकी नीस को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने ही अंकल के खिलाफ बहुत कुछ गलत बोला, और ईरान की रजीम के खिलाफ कि ये मर्डरस हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस तरह की प्रोटेस्ट वहां पे चल रही है। अब सऊदी अरेबिया में क्या चल रहा है, सऊदी अरेबिया में सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। क्यों? क्योंकि जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान, वो बेसिकली अपने पूरी कंट्री को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। मैं थोड़ा इनिशियली आपको बता देती हूँ, दिस इज ऑफ कोर्स जो चीज़ें आप बहुत आम भी सुनते हैं कि वो नहीं चाहते कि कल को ऑयल बिल्कुल ही खत्म हो जाए। देखिए अगर पूरा संसार अभी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वगैरह सब कुछ हम देखते हैं, COP27 अभी रिसेंटली हुई, अगर पूरा संसार रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो गया, या ऑयल डिप्लीट हो गया, या कुछ भी हो गया, तो ऑयल पे जो आप निर्भर हो अपनी मैक्सिमम इकोनॉमी के लिए, ऑयल खत्म तो आप खत्म, आपकी पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो आपको कुछ तो सोचना है। तो इसीलिए वो बेसिकली सोशल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जिस वजह से ये ईरान और सऊदी अरेबिया में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारी वेस्टर्न पेरिफेरी को भी रिस्ट्रक्चर करने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये चीज इन्होंने बोली है। ऑफ कोर्स द परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद आवर वेस्टर्न, अब देखिए हम चाहे हमारी मीडिया हो, चाहे वैसे भी यहाँ पे भी लोग हो, वो बड़े खुश हो जाते हैं, मतलब पता नहीं क्यों पाकिस्तान के बारे में ही बातें कर करके वो समझते हैं बस पाकिस्तान पीछे तो सब पीछे और आप नंबर 1। ये बहुत गलत बात है। बट नेवरदलेस हम इतने ज़्यादा माइंड स्पेस हमारा डोमिनेट करता है पाकिस्तान के, बाकी वेस्ट में क्या हो रहा है हमारा ध्यान ही नहीं जाता इस चीज़ पे। इट ऑल्सो ऑब्फस्केट द फैक्ट दैट पाकिस्तान नेवर रियली बिन, अब ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान तो कभी भी जो वेस्टर्न एशिया है या वेस्ट एशिया है उसमें क्या चेंजेस होंगे, पाकिस्तान तो कभी उसने शेप ही नहीं किया उसको, पाकिस्तान को तो कोई रोल ही नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान इज ऑफन सिर्फ, पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ यूज करती है हर कंट्री, टू बी वेरी फ्रैंक। कैसे यूज करती है? यूएस से उसको सबसे डेंजरस नेशन भी, जो अभी जो बाइडन ने रिसेंटली बोला कि सबसे डेंजरस नेशन इस पूरे संसार में पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो न्यूक्लियर पावर है वो इतनी बेकार लोगों के हाथों में है, वो कभी भी न्यूक्लियर पावर किसी भी छोटे मोटे टेम्परेरी रीजन के लिए कर सकते हैं। सो दे आर नॉट इवन रीजनेबल पीपल, ना ही रैशनल है वो बिल्कुल भी। तो आप एक तरफ ये कहते हो, लेकिन कभी भी आपको इंडिया को लेसन सिखाना हो कि आप रशिया से क्यों डील कर रहे हो, तो आप उनको F-16 पैकेज का मेंटेन करके दे देते हो, या फिर पास्ट में भी आप वैसे अब पाकिस्तान पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जो बाइडन उन्होंने कॉल भी नहीं की थी इमरान खान के साथ, भारत के साथ और बाकी कंट्रीज के सारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ उनकी बात हुई थी, बट नो, पाकिस्तान के आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बात नहीं की। और वैसे पाकिस्तान के साथ आपने रिसेंटली यूज किया था उनका, क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से रिलेटेड तालिबान से बातें करवानी थी, तो पाकिस्तान को मीडिएटर की तरह रखा गया था। सो पाकिस्तान ऑनेस्टली इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर आउटसाइडर्स, जस्ट अ वेसल ऑफ एडवांटेज फॉर देम। ओके, और बात रही अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान तो बस इतना सा रोल प्ले करता है कि वहां पे वो एक थिएटर है जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, और वहां पे हर सुपर पावर हार के चली जाती है। इफ आई गो इनटू डिटेल ऑफ इट, ओके, वहां पे पहले एक टाइम पे रशिया आई, रशिया हार के चली गई, ठीक है। फिर एक बारी सोवियत यूनियन हुआ करता था, खैर तब तो। फिर एक बारी आई एम टॉकिंग अबाउट द कोल्ड वॉर एरा। फिर अभी यहाँ पे रिसेंटली अफगानिस्तान में USA आए 20 साल के लिए, 20 साल बाद भी वो जीते नहीं और उनको जाना पड़ गया। तो हर सुपर पावर वहां पे आती है और हारने के लिए आती है, ठीक है। तो वो बस वहां पे कॉन्टेस्टेशन ही चलती रहती है। पर ऑफकोर्स डेफिनेटली ये दोनों ही कंट्रीज रीशेप करने का पोटेंशियल नहीं रखते वेस्टर्न फ्रंटियर्स को, पर ईरान और सऊदी अरेबिया जरूर रखते हैं, ठीक है। इसीलिए दोनों कंट्रीज में क्या चल रहा है हमारे लिए एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ठीक है, हमें समझ आता है कि पाकिस्तान की पॉलिटी में जो डीप स्टेट है, यानी कि जो आर्मी है, उसका काफी महत्व है। सो मच सो कि
कुछ होता ही नहीं है वहाँ, सिविल गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ नहीं होता, इट इज़ ऑल अबाउट द आर्मी, ठीक है। तो इट इज़ ओके, इट इज़ सर्टनली वर्थ कीपिंग एन आई ऑन व्हाट द न्यू जनरल माइट हैव इन स्टोर, कि वो क्या लेके आएंगे, क्या सीज फायर जो हमने फरवरी 2021 में साइन की है एक दोनों ने, हम अपनी कंट्रीज के बीच में, क्या वो उसे आगे मेंटेन करेंगे या क्या उनके दिमाग में है। सो ऑल ऑफ दैट, इट ओके, इट्स गुड, बट यू नो ये तो हम सबको पता है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं, जो नए आर्मी चीफ हैं, वो कुछ स्ट्रक्चर चेंज करने का तो उनमें नहीं है कुछ भी, यानी कि एज अ पर्सन नहीं, पर अब जिस तरह की पाकिस्तान की स्थिति है वो उसको चेंज करने के लिए पता नहीं किस में ही पोटेंशियल है। जो पॉलिटिकल डिसफंक्शन वहाँ पे चल रहा है, शहबाज शरीफ की सरकार, नवाज शरीफ के वो भाई हैं, और वहाँ से पूछ के सारे, नवाज शरीफ इज सिटिंग समवेयर एल्स इन अब्रॉड एंड ही इज टॉकिंग टू हिम एवरी काइंड ऑफ एवरी काइंड ऑफ डिसीजन इज टेकिंग ऑफ कोर्स उनके ब्रदर के बिहाफ पे, या फिर अगर हम बात करें जो इमरान खान है, इमरान खान इज कैरिंग आउट अ लॉट ऑफ जलसाज देयर, complete political dysfunction and definitely army cannot fix this। अगर हम बात करें, आर्मी इकोनॉमी को भी रिजुविनेट नहीं कर सकती, जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है, सो मच सो कि चाइना, सऊदी अरेबिया, उन्होंने उनको एड भेजी है, ओके तो इकोनॉमी के लिए भी आर्मी वहाँ की कुछ नहीं कर सकती। या फिर जो इस्लामाबाद का पूरे संसार के नज़रों में जो रिलेटिव डिक्लाइन हम देख रहे हैं, उसके लिए आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती। तो एक हद तक ही बेसिकली हमें पाकिस्तान पे ध्यान देना चाहिए, ओके। अफगानिस्तान इज इन वर्स्ट सिचुएशन, तो मतलब पाकिस्तान तो बुरी सिचुएशन में हमने देख लिया है, पर अफगानिस्तान इससे भी बुरी सिचुएशन में है। लास्ट हफ्ते हमने क्या देखा, पब्लिक फ्लॉगिंग ऑफ 14 पीपल। आपको याद होगा इन्होंने अपनी जुडिशरी को क्या ऑर्डर दिए हैं कि अब इस्लामिक लॉ जो शरिया लॉ है उसके हिसाब से सारी जुडिशरी चलेगी, इन द सेंस के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई चोरी की है, तो उसके लिम्स काट दिए जाएंगे, हाथ और पैर काट दिए जाएंगे। अगर किसी ने कुछ और गुनाह किया है तो पूरे भरी सभा में उसको पेड़ के साथ बांध के या पोल के साथ बांध के उसको पत्थर मरवाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें अब उनका जस्टिस की तरीका बन जाएगा, तो वही हम देख रहे हैं। तो इन द सेंस तालिबान डेफिनेटली कांट ब्रेक अवे फ्रॉम इट्स मिडीवियल मेंटालिटी, चाहे जो उसके दोस्त नए नए बन रहे हैं वो कह दे कि नहीं तालिबान हैज चेंज्ड, इट इज चेंज्ड फॉर गुड, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, ये दोनों कंट्रीज यही सारी बातें करती हैं, तो बिल्कुल इस पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत है नहीं। मतलब आप इतने रिलक्टेंट हो कि आप बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे सकते या देने नहीं जाना चाहते, और जो वायलेंट कन्फ्लिक्ट आपका बाकी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ है, IS हो चाहे वो, और जो आपकी इनएबिलिटी है टू विन इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मोर देन अ ईयर आफ्टर गेनिंग काबुल सजेस्ट दैट अफगानिस्तान इज स्ट्रक इन अ बैड प्लेस। पर ठीक है, अब ये दोनों चेंज नहीं हो सकते ना, पाकिस्तान चेंज हो सकता है ना अफगानिस्तान चेंज हो सकता है, पर चेंज तो कहीं हो रहा है ना गल्फ कंट्रीज में, तो हम देखते हैं कहाँ हो रहा है। जिस तरह के कंटिन्यूइंग प्रोटेस्ट हम ईरान में देख रहे हैं, विच इज एक्चुअली शेकन क्लरिकल रजीम, ठीक है, ऐसा पहली बार नहीं है कि ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है। तो देयर हैव बीन रिपीटेड रिबेलियंस अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आफ्टर इट वाज प्रोक्लेम्ड इन 1979, और उन्होंने हर बार बड़े इजीली इन तरह की प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया है। लेकिन करंट मूवमेंट जो है, विच इज ऑफ कोर्स ट्रिगर्ड बाय द डेथ ऑफ अ यंग वुमन महसा अमीनी, जो बेसिकली मॉरल पुलिसिंग जिनके खिलाफ हुई क्योंकि उनका हिजाब प्रॉपर नहीं था, और ये सारी चीज़ें जो हुई, पर अब वो तीसरा महीना है, बट प्रोटेस्ट हैव डेफिनेटली नॉट गॉन डाउन, इनफैक्ट उनको और वाइडर सपोर्ट ही मिल रहा है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, ओके। इट इज़ डाउटफुल इफ दे कैन, अब शायद हो सकता है कि जो ईरान रजीम है वो इस करंट वेव को भी क्रश कर दे, पर और भी तो क्राइसिस चल रहे हैं ईरान में, सोशल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल, वहाँ पे तो आप इन्फ्लेशन जाके देखिए, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है वहाँ पे, ऑब्वियसली इकोनॉमिक क्राइसिस तो होगा ही ना, जब सैंक्शंस लगी हुई हैं उनके ऊपर, तभी तो जो जेकपोआ है, यानी कि जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, वियना टॉक्स, वो उसको पूरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि USA जब तक उनके ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाएगा उनकी इकोनॉमी और बर्बाद ही होती रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इन सारे क्राइसिस के साथ आप ठीक है प्रोटेस्ट को क्रश कर दोगे, लेकिन इन सारे क्राइसिस, आपको प्रोटेस्ट को क्रश करना आता है पर क्राइसिस के साथ डील नहीं करना आता। जो फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस आपके साथ चल रहा है, सोशल क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, दैट ईरान फुटबॉल टीम, अब ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान की फुटबॉल टीम ने रिफ्यूज कर दिया कि हम अपना नेशनल एंथम नहीं गाएंगे वर्ल्ड कप की ओपनिंग गेम में। तो ये पिछले हफ्ते की बात है, ठीक है। सो इट
एक्चुअली डिपिक्ट्स कि जो रजीम है, क्लरिकल रजीम जो वहाँ पे चल रहा है, उसकी लेजिटिमेसी डिक्लाइन होती जा रही है। ओके, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, द इम्पेटस फॉर चेंज इज कमिंग फ्रॉम, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग नीचे से, यहाँ पे जो ईरान में चेंज आ रहा है वो इट इज कमिंग फ्रॉम बिलो। ओके, पीपल वॉन्ट चेंज, पीपल वॉन्ट। ईरान, अगर आप पर्शिया उठा के देखेंगे तो पर्शिया बहुत लिबरल कंट्री हुआ करती थी, जिस तरह की चीजें आज हम देख रहे हैं वो ईरान में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, तो वहां पे कुछ तो हुआ होगा। हम अभी देखेंगे कुछ ही 2-4 मिनटों में कि एक्चुअल में ईरान में ऐसा चेंज कैसे आ गया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया बेसिकली जो यहाँ पे चेंज आ रहा है नीचे से, लेकिन सऊदी अरेबिया में इट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस हैं और अब तो प्राइम मिनिस्टर भी है, मोहम्मद बिन सलमान, MBS एज ही इज फेमसली नोन, जब से उन्होंने बेसिकली किंगडम का चार्ज लिया है 2015 एज अ क्राउन प्रिंस, और तब से लेके अभी तक उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रेन भी चलाना चाहते हैं, एक पूरा उन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं। ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट पे बहुत देखते हैं आए दिन। एंड दीज इंक्लूड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ क्लर्जी। सबसे पहली बात तो ये किंगडम की सोशल लाइफ में, यानी कि सऊदी अरेबिया की सोशल लाइफ में क्लर्जी का रोल रिड्यूस करना चाहते हैं। ये विमेन को ग्रेटर फ्रीडम्स देख रहे हैं, दैट टू ड्राइव एंड ऑल दीज गुड थिंग्स। ठीक है, और एक एम्बिशियस इकोनॉमिक एजेंडा ये अपने दिमाग में लेके आए हैं कि जो ओवर रिलायंस है ऑयल के ऊपर, इसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी मॉडर्न होगी और इस पर सिर्फ ऑयल की वजह से आप नहीं चल सकते। इक्वली इंपॉर्टेंट हैज बीन द एफर्ट टू स्ट्रेंथन सऊदी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सऊदी अरेबिया, टर्की, या ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली जो पाकिस्तान बार बार प्रवोक करने की कोशिश करता है, इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक आइडेंटिटी, तो उससे ऊपर अब ये खुद की एक आइडेंटिटी समझने लग पड़े हैं, वो है सऊदी नेशनलिज्म। तो अब नेशनलिज्म इज टेकिंग ओवर। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब देखिए कोई अगर एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, वो है 1979, क्योंकि 3 ऐसे इवेंट्स हुए थे 1979 में जिसने पूरा सोशो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप मिडल ईस्ट का और सब कॉन्टिनेंट का बदल के रख दिया था। नंबर 1 वो था जहाँ पे बेसिकली अटैक हुआ था एक मॉस्क पे, मक्का में जो मॉस्क है उस पर एक अटैक हुआ था। और जहाँ क्यों अटैक किया गया था, जिन लोगों ने अटैक किया उनका कहना था जो बेसिकली हाउस ऑफ साउद है या जो सऊदी अरेबिया है, वो इस्लाम को अबैंडन करके वेस्ट का एक सैटेलाइट बनता जा रहा है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये हुआ था। फिर उसके ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा अटैक था और बहुत इमोशनल सर्ज आया था इसके बाद सऊदी अरेबिया में, और उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा इनवर्ड्स उन्होंने दोबारा शिफ्ट करना शुरू किया, रिलीजियस कॉन्जर्वेटिज्म जो था दोबारा से बढ़ने लगा उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड क्या इवेंट हुआ था वॉज द ओवरथ्रो ऑफ शाह ऑफ ईरान। तो ईरान के जो शाह थे उनको हटाना एक प्रोटेस्ट के माध्यम से, ऑल्दो अ वाइड रेंज ऑफ फोर्सेस कंबाइंड टू आउस्ट द शाह, बहुत सारे फोर्सेस हटाना चाहते थे शाह को, सबने काम किया था इकट्ठे, पर शाह को तो आपने हटा दिया जिस भी रीजन से हटाया, पर उनको रिप्लेस करके किसको लेके आया, आयतुल्ला खमीनी को लेके आए। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपने और कॉन्जर्वेटिज्म जिनके खिलाफ इतनी सारी एलिगेशंस हैं कि कितनी ह्यूमन राइट्स ब्रूटैलिटीज इन्होंने की हैं, ठीक है, तो ये चीज आपने जो सेक्युलर ऑटोक्रेसी थी, आपने कहा कि वो अमीर लोगों को ही सिर्फ शाह वो देते हैं बढ़ावा और ये वो, पर वो सेक्युलर थे। तो सेक्युलर ऑटोक्रेसी को आपने रिप्लेस कर दिया क्लरिकल ऑपरेशन के साथ। ठीक है, तो द टेंशन बिटवीन द रेवोल्यूशनरी इस्लामिक रिपब्लिक इन तेहरान एंड द कंजर्वेटिव रिजीम्स इन द अरब वर्ल्ड एंड दी, ओके, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है और कुछ भी नहीं। थर्ड इवेंट जो बेसिकली हुआ था वो था इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, जो किसने किया था, सोवियत यूनियन ने, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। ओके, बाय द सोवियत यूनियन सेटिंग ऑफ, अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, सोवियत यूनियन वहां आ तो गई लेकिन वहां पे बहुत सारे जिहादीज ने लड़ाई लड़ी रशियन फोर्सेस के साथ और वो जीत भी गए। ठीक है, तो अब ये कौन से, ये जिहादीज को ट्रेन किसने किया था, पाकिस्तान ने ट्रेन किया था। किसके कहने पे किया था, यूएसए के कहने पे किया था, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर तो कोल्ड वॉर में इंक्लूडेड थे। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है। फिर ये जो सो कॉल्ड ये लोग थे जिनको स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया, फिर वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना, फिर वॉर जीत गई तो फिर अब क्या करें, तो इतनी एनर्जी इतनी ऊर्जा उसको कहीं तो लगाना है। फिर इनको आपने मिलिटेंट्स के रूप में एक प्रॉक्सी वॉर चलानी शुरू कर दी जम्मू कश्मीर में, भारत के आपने वहां भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी एनर्जी को किसी अच्छी जगह पे लगाना है। तो वो आप वैसे तो आप वॉर जीत नहीं पाए, 1960s की वॉर नहीं जीत पाए, 1971 की वॉर नहीं जीत पाए, तो आप हर जगह हार रहे हो, तो आप ऐसे लड़ना शुरू कर दो अब। तो ये आपने किया। ठीक है, टुगेदर द थ्री डेवलपमेंट्स अनलीश रेडिकल इस्लाम एंड टेररिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजन दैट प्रोफाउंडली ऑल्टर्ड द पॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया।
तो इन 3 इवेंट्स की वजह से आप देख रहे हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। लेकिन अब एक वाटरशेड ईयर बन सकता है 2022, है ना, क्योंकि जो करंट डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं अपनी वेस्टर्न पेरिफेरी में, वेस्ट एशिया में, वो बहुत सारे क्वेश्चंस उठाती है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम द डायनामिक अनलीश्ड बाय द डेवलपमेंट्स ऑफ 1979। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो पेसिमिज्म ही हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो तो अभी भी वैसे ही हैं जो 1971 के कॉन्सिक्वेंसेज आए थे, दे आर द सेम ओनली, ठीक है, तो उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। पर डेवलपमेंट जो ईरान और सऊदी अरेबिया में हो रही है वो काफ़ी ऑप्टिमिज्म प्रोवाइड करते हैं हमें। The Western failure to build a modern and moderate state in Kabul, despite 20 years of occupation, provides a cautionary tale on the difficulty of modernizing traditional societies by external forces. तो देखिए यूएसए खुद को क्या समझता है, यूएसए थिंक्स दैट इट इज अ ग्लोबल पुलिसमैन। वो हर जगह डेमोक्रेसी बाहर से लड़ाई करने जाएंगे और डेमोक्रेसी ले आएंगे, ठीक है। आपने बहुत बार देखिए क्या किया, आपने बोला कि तालिबान ने इतने लोगों को मारा, लेकिन आप जब वहां गए अफगानिस्तान में या आपने वियतनाम में जाने की कोशिश की तो आपकी वजह से भी तो कितने लोगों की जान गई लड़ाई में, कितने सिविलियंस की जान जाती है, तो उसको तो कोई काउंट नहीं करता। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस के माध्यम से सारी कोशिशें बर्बाद ही होती हैं, और ये लेसन सबको सीखना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग फेल्स टू ब्रेक विजिंजम इम्पास। तो बेसिकली क्या हुआ है, एक वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुई थी पुलिस के खिलाफ विजिंजम में। आपको पता है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है, उसके खिलाफ, क्योंकि इकोलॉजी को डिसरप्ट करेगा, वहाँ की कम्युनिटीज जो है उसको डिस्प्लेस कर देगा, और ये सारी वजह से वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रही है और काफ़ी समय से चल रही है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑफकोर्स बेसिकली क्या हुआ था वहाँ पे, फिर पुलिस के खिलाफ वहाँ के प्रोटेस्टर्स ने थोड़ी सी वॉयलेंस कर दी। तो उसके बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग बिठाई गई केरला की सरकार द्वारा, जिसको ऑफकोर्स कन्वीन किया केरला की गवर्नमेंट ने ही, कि हम कैसे रिस्टोर कर सकें पीस को एट द प्रोजेक्ट साइट ऑफ द 7500 करोड़ विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो लेकिन इससे भी ऑल पार्टी मीटिंग से भी कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला। ये अडानी ग्रुप जो बना रहे हैं सी पोर्ट प्रोजेक्ट, इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, इसको अब कैसे रोका जाए, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लेकिन एलिगेशंस ये हैं कि ये जो एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो रही है उसको गलत इमेज बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने प्रोवोक किया था लोकल पीपल को। पहले उन्होंने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया जो थे भी नहीं वायलेंट प्रोटेस्ट के मेंबर्स। तो इस वजह से बेसिकली ये सब कुछ हो रहा है, और प्रोटेस्टर्स ने कहा है कि जुडिशियल प्रोब होना चाहिए इस वायलेंस में, साफ साफ पता चले कि सिर्फ प्रोटेस्टर्स ही वायलेंट नहीं है, पुलिस भी गलत कर रही है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी है, नथिंग मच। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे अगर कुछ निकल के आता है आने वाले समय में तो वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। स्पेशली इस तरह की मूवमेंट्स जो किसी डैम के खिलाफ या फिर किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ होती है, तो हमें उसको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, radio telescope floating in Karnataka waters throws light on nature of early stars and galaxies. Now this is something very very interesting. जो सारस 3 है, जो एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे डिजाइन किया गया है, बिल्ड किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI द्वारा कर्नाटका में। उन्होंने काफ़ी सारे क्लूज प्रोवाइड किए हैं इस टेलीस्कोप ने कि कैसा बेसिकली यूनिवर्स के जो सबसे पहले स्टार्स थे, सबसे पहली गैलेक्सीज थी, वो कैसी थी, किस नेचर की थी। अब देखिए इसी डेटा को यूज करते हुए जो टेलीस्कोप ने प्रोवाइड किया है, जिसको डिप्लॉय किया गया है वहाँ पे डंडी गनाली लेक और श्रवती, आप श्रवती के बारे में पढ़ते हैं जो बैक वाटर्स हैं, सिंस 2020 इसको वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो एस्ट्रोनॉमर्स और रिसर्चर्स दे हैव बीन एबल टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज जो फॉर्म हुई थी जस्ट 200 मिलियन ईयर्स पोस्ट द बिग बैंग, यानी कि बिग बैंग के जस्ट 200 मिलियन सालों के बाद, जब बेसिकली अ पीरियड नोन एज कॉस्मिक डॉन, तब बेसिकली स्टार्स का क्या नेचर था, किस तरह की गैसेस थी, क्या नहीं था। ओके, ये सारी चीज़ें पता चली हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज रिटन हियर। सारस 3 had improved the understanding of the astrophysics of cosmic dawn by telling astronomers, तो इन्होंने क्या बताया है कि less than 3% of the gaseous matter within the early galaxies was converted into stars, यानी कि अर्ली गैलेक्सीज में जितनी भी गैस प्रेजेंट थी उसका केवल 3% यूज हुआ था, इवन लेस देन दैट, स्टार्स बनाने में, स्टार्स की फॉर्मेशन में। एंड दैट द अर्लीस्ट गैलेक्सीज दैट वर ब्राइट इन रेडियो एमिशन वर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन एक्स रेज। तो अगर वो रेडियो ट्रांसमिशन में काफ़ी ब्राइट थी और काफ़ी स्ट्रॉन्गली ट्रांसमिट कर रही, तो एक्स रेज भी ट्रांसमिट करती थी अर्लीस्ट गैलेक्सीज।
So this of course heated the cosmic gas in and around the early galaxies. This was of course one of the reasons for heating up the उस समय का पूरा temperature. ओके स्टिल अ नाइटमेयर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स. अब देखिए मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि विमेन पे तो एक ऐसे का क्वेश्चन आना ही आना है. यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कुछ स्टोरीज मैं आपको अपनी तरफ से ही बताऊंगी. अगर आपको याद होगा, अगर आप काफ़ी समय से ये वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा. इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स में सारी स्टोरीज कवर कर चुके हैं. विमेन पे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है. तो अब विमेन पे क्वेश्चन आ रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स पे आप क्या लिखेंगे. तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो मुद्दा है इस टाइम पे वो डोमेस्टिक वायलेंस का है, वो भी जो श्रद्धा वालकर का केस है उसके कॉन्टेक्स्ट में. तो डोमेस्टिक वायलेंस पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना ही सिर्फ ऐसे में बल्कि GS1 पे भी. स्टिल अ नाइटमेयर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स, ना ही सिर्फ GS1 में बल्कि एथिक्स में एक प्रॉपर केस स्टडी आ सकती है. केस स्टडी आ सकती है किसी भी तरह से कि डोमेस्टिक वायलेंस की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है आपके डिस्ट्रिक्ट में, क्या रीजंस, आप क्या करेंगे, कुछ भी आ सकता है. सो आई वुड सजेस्ट यू प्रिपेयर समथिंग ऑन दैट. Okay, just ahead of the International Day for Elimination of All Forms of Violence Against Women, जो नवंबर 25 को बेसिकली बनाया जाता है, उसके जस्ट कुछ समय पहले जो एक ब्रूटल मर्डर और म्यूटिलेशन हमने देखा, एक यंग विमेन उनके पार्टनर द्वारा ही, आफ्ताब पूनावाला की यहाँ पे बात चल रही है और श्रद्धा वालकर केस के बारे में बात चल रही है. ओके, अब देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड द्वारा ही नहीं डोमेस्टिक वायलेंस कंसिडर की जाती. हाउस होल्ड में जितने भी मेंबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी मदर इन लॉ, कोई भी है, आई एम जस्ट नॉट क्लीशेइंग थिंग्स, पर वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आती है, ठीक है. और इसीलिए जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, क्योंकि सिंस दे वर इन अ लिविंग रिलेशनशिप में थे, तो ऑफ कोर्स पार्टनर द्वारा वायलेंस जो की गई थी वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के अंडर ही आती है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. ओके, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप आसपास अपने सुन रहे हैं, लोगों को बात करते सुन रहे हैं कि लड़कियों को पता नहीं, अक्ल नहीं है बिल्कुल भी, या फिर वो क्यों कर लेते हैं, किसी से भी ऐसे सुनते नहीं हैं माँ बाप की, इस तरह की बातें आप सुन रहे हैं. पर एक क्वेश्चन जो आप और ज़्यादा सुन रहे हैं, व्हाई डिड शी चूज, उसको चूज ही क्यों किया ऐसे लड़के को, या फिर उसको छोड़ क्यों नहीं दिया अगर स्टार्टिंग में ही पता चल रहा था कि वो वॉयलेंट है या कुछ भी है, ठीक है. और साथ में अब तो एविडेंस भी कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, आई थिंक वसाई पुलिस स्टेशन को ही, जहाँ पे उन्होंने कहा था that he is very violent and he of course threatens to kill and cut me into pieces and throw me away, है ना. ये सारी चीज़ें अब जब से सरफेस होने लगी हैं, we should also be asking this, हमें ये भी पूछना चाहिए कि क्यों ये सब कुछ जो एफर्ट्स थे या ये जो ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करता है, ये इफेक्टिव क्यों नहीं रहा. तो देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर इंडियन लॉ, and it is obviously a violation of human rights. Nobody can raise their hands upon you, be it anybody. Okay, लेकिन फिर भी जो लेटेस्ट राउंड ऑफ NFHS 5 है, यानी कि जो 2019 से 2021 का डेटा बताता है, वो ये रिवील करता है that we live in a society जहाँ पे violence against women persists to such an extent, जहाँ पे 32% of ever married women aged between 18 to 49 years, उन्होंने कभी ना कभी तो किसी ना किसी तरह का इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल वायलेंस अपने हस्बैंड द्वारा रिसीव किया है, which with more rural than urban women reporting experiences of domestic violence. सबसे ज़्यादा जो domestic violence हो रही है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा हो रही है अर्बन से भी. This does not, अब देखिए यहाँ पे मैंने हस्बैंड बोला है, NFHS के डेटा में सिर्फ हस्बैंड, बाकी फैमिली मेम्बर्स द्वारा जो वायलेंस हो रही है उसको तो हमने इसमें रिपोर्ट ही नहीं किया. तो आप सोचिए 32% तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हस्बैंड द्वारा वायलेंस की बात किया. अगर जिस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने की मेंटालिटी आपको सिखा के भेजा जाता है शादी के बाद, उसके बाद तो पता नहीं कितने प्रतिशत ही लड़कियों ने कोई किसी ना किसी तरह का वायलेंस हमेशा इमोशनल तो ज़रूर ही झेला होगा. ओवर 17 ईयर्स अगो ये जो एक्ट लाया गया 2005 का एक एक्ट, एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन थी जिसको बेसिकली लाया गया और प्रॉमिस किया गया, जिसके माध्यम से कि एक जॉइंट अप अप्रोच होगी जहाँ पे सिविल और क्रिमिनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी वुमेन को, to support and protect women from violence within the household, not just from husbands but of course from the entire family. Okay, पर law सिर्फ और सिर्फ पेपर पे रह जाता है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि women still are largely unable to access the law in practice. Its promise and provisions are unevenly implemented, unavailable and out of reach for most Indian women. तो हम कुछ स्टोरीज यहाँ पे देखेंगे और
एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगी. द मोस्ट डिसहार्टनिंग रियलिटी इज दैट डिस्पाइट ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ women being subject to, थर्ड ही है ना, 33% या 32% इज वन थर्ड ओनली, वन थर्ड जो women है उनको डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता है. लेकिन NFHS का जो डेटा है वो बताता है कि सिर्फ और सिर्फ 14% ऑफ women जिन्होंने एक्सपीरियंस किया डोमेस्टिक वायलेंस को, सिर्फ 14% ही जो है, 100 में से सिर्फ 14 लोग, जो 14 women है वो रिपोर्ट करती हैं या सीख करती हैं हेल्प को. And this number is much lower in rural areas. Rural areas में तो they do not even consider seeking help, क्योंकि उन्हें लगता है यही शादी के बाद का जीवन होता है, ऐसा ही जीना होता है. This is the mindset, girls are like transmitted with it. In a country where domestic violence is crime, where there are multiple laws explicitly designed to protect women against violence, why is it that most women survivors of domestic violence never seek help? अब आपकी कंट्री इतनी प्रोग्रेसिव है, यहाँ पे ऑलरेडी एक लॉ क्रिमिनलाइज करता है डोमेस्टिक वायलेंस को, तब भी आप हेल्प क्यों नहीं सीख करते? ऐसा क्या है? तो मतलब सोसाइटल नॉर्म्स में कुछ दिक्कत है ना, कुछ तो है ऐसा जो रोक रहा है आपको. विमेन वर होपफुल, या तो आपने एम्ब्रेस ही कर लिया है patis are parmeshwars, and even if they beat you, that's God's blessing. Do you believe in that? See, I am no ist, मैं कोई फेमिनिस्ट या कोई कुछ ऐसा नहीं है मेरे में, पर अगर कोई चीज़ रियलिटी है तो वो है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. और UPSC भी आपको यही कहता है, कभी भी उठा के देखना, आप कभी भी सिलेबस उठा के देखना, या फिर आप कभी भी उनके जो नोटिफिकेशन इंटरव्यू से पहले आती है, इंटरव्यू के नोटिफिकेशन बिल्कुल लास्ट में लिखा होता है कि एनी पर्सन who is invited for an interview, और उनका mindset ये दिखता है कि वो women issues के लिए feel नहीं करते, they will be kicked out of the interview room. ये लिखा होता है. ये इस तरह की ट्रेनिंग आपको दी भी जाती है जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं. सो टेक इट सीरियसली, women issues को समझने की कोशिश कीजिए, try to feel it. Okay, it is true, it is a reality. Women were hopeful that that things would change. अब देखिए क्या होता है ना, बहुत बार women क्यों नहीं रिपोर्ट करती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अपने आप चीज़ें सुधर जाती हैं, वो अपने हस्बैंड के बिहेवियर को चेंज कर देंगी. एक समय आएगा जब वो उनकी बातें सुनने लग पड़ेंगे शायद, या समझने लग पड़ेंगे, और वो अपनी फैमिलीज़ पे बेसिकली, जहाँ से वो शादी होके आई हैं, जो उनका बेसिकली घर है, वो उन पे बर्डन या बोझ नहीं बनना चाहते. क्योंकि बहुत बार जब रिसर्च की गई, जो भी ऑथर है इन्होंने रिसर्च की, उन्हें पता चला कि वो इसीलिए हेल्प नहीं सीख करती, या फिर अपने मायके को बेसिकली इसलिए भी नहीं बताती क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी पे ऑलरेडी बहुत सारे और प्रेशर है, उनकी बहुत सारी बहनें हैं, उनका भी शादी करनी है, या फिर जिस तरह का डिसऑनर या शेम मेरी वजह से आएगी अगर मैं अपने ससुराल की बातें नहीं मानूंगी, ससुराल वालों की बातें नहीं मानूंगी, ये सारी बातें. अब यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, और स्टोरी ये है कि ये हमने इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटोरियल में देखा था कि एक लड़की होती है जिसकी अभी शादी हुई होती है, और उसकी शादी को केवल 2-3 दिन हुए होते हैं. तो उनके जो फादर इन लॉ है लड़की के, वो कहते हैं कि आप इस बेसिकली काउ डंग को यहाँ से उठा के वहाँ पे शिफ्ट कर दो. तो अब वो नई शादी हुई होती है उस बच्चे की, उसको नहीं ये चीज़ सही लगती है, उसे लगता है कि वो मना कर देती है कि मैं नहीं रख सकती वहाँ गोबर उठा के. तो फिर उनके जो फादर इन लॉ है वो कॉल करते हैं उस लड़की के फादर को, और वो कहते हैं कि आप देख लीजिए आपने क्या सिखा के भेजा है, ऑन एंड ऑल दोस टॉक्स, आपको ये सब कुछ पता है. तो इसके रिप्लाई में बेसिकली उसके फादर फिर फ़ोन कहते हैं कि आप मेरी बेटी को मुझे फ़ोन दीजिए, ठीक है, मुझे उनसे बात करनी है. तो उसके फादर रोते रोते और फिर चिल्लाते हुए अपनी बेटी पे ये कहते हैं कि यू हैव ब्रॉट शेम एंड डिसऑनर टू आवर फैमिलीज नेम. ओके, आपने हमारा नाम, हमारी नाक नीची की है. तो देखिए इस तरह की चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. अब आप इसे क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, आप इसे जो सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं. ओके, on seeking help, when it comes to help seeking, we found two main groups of women: those who shared experiences of violence within 6 months. and अब देखिए seeking help, जो लोग seek help करते हैं, कहीं उसमें 2 कैटेगरीज हैं. एक तो वो जिन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर जब उनके साथ कुछ वायलेंस हुई उन्होंने रिपोर्ट किया या हेल्प सीख की, या फिर दूसरे वो जो 5 से साल बाद सीख हेल्प करते हैं, यानी कि वायलेंस 5 साल पहले हुई थी लेकिन अभी कुछ एक्सट्रीम ही हो गया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है. तो इसीलिए जो फर्स्ट ग्रुप है जो बहुत इमीडिएटली दे ट्राई टू सीक हेल्प, वो होते हैं जो बेसिकली दे टर्न अप टू देयर पेरेंट्स और पेरेंट्स को बताते हैं. लेकिन पेरेंट्स भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, जैसे अभी हमने देखा, वो कहते हैं
कि आपने अपने घर को बचाओ, अपनी फैमिली को टूटने मत दो, एडजस्ट कर लो, पीछे मुड़ के मत देखो, वही अब आपका घर है। ये सारी बातें तो आप सुनते ही हैं। Accommodating their husbands and his family's needs better, और आप घर संभालने वाली एक औरत ही होती है। इन अ माइनॉरिटी ऑफ, बहुत सारे कम ही केसेस में ऐसा था जहाँ पे डॉटर की वेलफेयर को प्रायोरिटाइज किया गया था रादर देन वेल बीइंग ऑफ द फैमिली। ओके, तो ये चीज़ अगर हम बात करें जिन्होंने 5 साल से ज़्यादा बाद सीख हेल्प की, द एक्शंस ऑफ रिलेटिव्स और नेबर। अब देखिए इस केस में उनको क्या ऐसा प्रोवोक किया कि उन्होंने 5 साल बाद ऐसा किया। देखिए कुछ तो ऐसा हो सकता है कि उनके लिए टर्निंग या टिपिंग पॉइंट बन गया होगा। क्या पता उनके बच्चे की सेफ्टी उन्हें ना लगती हो उस घर में, या फिर उनके हस्बैंड का कोई अफेयर उन्हें पता चल गया किसी के साथ था, या फिर उन पे इतनी वायलेंस हो रही है विच इज़ बिकम टू मच कि उन्हें मेडिकल असिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ों के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया। Waiting until such a point before seeking help was more likely for survivors who struggle to imagine exiting a, देखिए सबसे बड़ा at the root of it, I again say, I have said this many times, it is about अगर आप खुद इकोनॉमिकली फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर आप नहीं कमाते, तो आप यही सोचते रह जाते हो कि हम जाएंगे कहाँ, हमारी पिछली फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये वाली फैमिली हमें प्रताड़ित करती रहेगी, तो हम जाएंगा, वी डोंट हैव अ होम ऑफ आवर्स, वी डोंट हैव an income for us. So that lies at the root of it. इसीलिए women should educate themselves, should actually start earning, because there is no independence if you're not economically independent. So ingrained are social norms about gender inequality that NFHS 5 data reports that women are more likely than men to justify. अब देखिए ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, कि सबसे पहला क्रिटिसिज्म भी अगर कोई लड़की आवाज़ उठाती है कि मतलब मेरे साथ गलत हुआ है, या डिवोर्स लेने की कोशिश करती है, या कुछ भी, सबसे ज़्यादा क्यों लड़कियां ही पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा बुराई कर रही होती है उस लड़की की, या फिर मतलब कि इतना तो घर संभालने वाली लड़की होनी चाहिए, या फिर लड़कियां ही क्यों समझा रही होती हैं अपनी बच्चियों को, एक थप्पड़ मार दिया तो कोई बात नहीं, मतलब एक थप्पड़ तो क्या ही हो जाता है, आपको अपनी फैमिली को बचाना है। दिस इज़ वेरी अजीब, दिस इज़ समथिंग आई कांट से एनीथिंग अबाउट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली, और सफरिंग को जस्टिफाई करना, या फिर अगर विमेन से भी पूछा जाए तो कह देते हैं कोई बात नहीं, मर्द लोग तो इतना करते ही हैं, एज यू हियर दैट। रोल ऑफ द पुलिस, वुमेन अब देखिए अब रोल ऑफ द पुलिस भी आ जाता है। देखिए जब आप विमेन के बारे में लिख रहे हैं ना, अगर बिल्कुल ही ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस पे आ गया, तो आपको ये सारे एंगल, सारे डायमेंशंस बताने हैं कि अच्छा हेल्प एग्जिस्ट करती है तो पुलिस पे भी आप ज़रूर एक लिखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि विमेन अगर पुलिस के पास जाती है, सबसे पहले तो उनको ऐसा लगता है कि उनके कॉज के लिए कुछ कोई भी वो दिखेगी नहीं उनको, पुलिस को। दूसरा कि वो या तो एडजस्ट करने के लिए बोल देते हैं कि आप ढंग से संभालो अपने घर को, या कुछ भी, वो दोबारा उस वॉयलेंट घर में उन्हें वापस भेज देते हैं। तो कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस बहुत ही गिने चुने लोगों के रहे हैं, ये एक्सपीरियंस बताता है। ठीक है, अक्रॉस द स्टेज वी हैव हर्ड दैट द पुलिस वर मोर लाइकली टू सेंड वुमेन बैक टू वायलेंट हाउसहोल्ड्स टू रिकंसाइल विद द परपेट्रेटर, और वो या फिर कहते हैं आप खुद भी डंडा उठा लो और मारने शुरू हो जाओ, कंप्लेन फाइल नहीं करते। तो ये जब आपको एक्ट कहता है कि आप कंप्लेन फाइल करेंगे, आप क्यों कंप्लेन फाइल नहीं करते, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। ओके, सेम राइट्स द सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट द गवर्नमेंट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि आप बताइए कि हमारे पास जो सेम सेक्स मैरिज के अपील्स आ रही हैं, आपका क्या ख्याल है इस पे, क्या आप जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, इसके मुताबिक क्या अलाउ हो सकता है सेम सेक्स मैरिजेस को, या व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक, प्लीज लेट अस नो, प्लीज एनलाइटन अस विद योर व्यूज और योर ओपिनियंस ऑन इट। ठीक है, तो इट इज अनदर बिट टू प्रोवाइड लीगल सैंक्शन टू वाइडनिंग सोशल कस्टम्स। तो जो बेंच ऑफ CJI TY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली, उन्होंने एग्री किया है कि हम दो पार्टनर्स बेसिकली जिनकी पिटिशन सुन रहे थे उनको हम सुनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने भी पर्सनल लॉज के तहत, यानी कि हिंदू पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं बोला कि आप हमें अलाउ कर दो सेम सेक्स मैरिज, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बोला है, जहाँ पे बेसिकली सिविल मैरिज को अलाउ किया जाता है एक ऐसे कपल के लिए जो अपने पर्सनल लॉ के तहत नहीं मैरी कर सकते। तो मतलब बेसिकली इंटेंशन क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लिस्टिंग द केस फॉर हियरिंग द कोर्ट ऑल्सो, अब साथ ही में और भी जो हाई कोर्ट के पास जितने भी इस तरह के केसेस पेंडिंग थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद को ट्रांसफर कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सेम सेक्स मैरिज, ये पहला ही कदम है सेम सेक्स मैरिज की तरफ, जो लीगलाइज ऑलरेडी 30 ऑड कंट्रीज में किया जा चुका है, जैसे यूएस
इस जुलाई में ही बेसिकली जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, लोअर हाउस बेसिकली, वहाँ पे अप्रूव किया है उन्होंने एक लॉ को जो इस तरह की मैरिजेस को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए ये लॉ लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट इतनी कंजर्वेटिव हो तो वहाँ का लेजिस्लेचर यही कोशिश करता है कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट और कोई अजीब सा ऐसे जैसे रो वर्सेस वेड में उन्होंने अबॉर्शन राइट्स को ही नलीफाई कर दिया, तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट तो कहती है जो कहती है, आप लॉ के माध्यम से उसको ओवरटर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बेसिकली सेम सेक्स मैरिज को लॉ ही बना दिया उस पर। अगर हम बात करें इंडिया की, तो के एस पुट्टोस्वामी वर्डिक्ट जो है, राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट 2017, या नवतेज सिंह जौहर 2018 का वर्डिक्ट है, जहाँ पे बेसिकली जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सेम सेक्स पीपल उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था। ठीक है, सेक्शन 377 आपको याद होगा। तो ये इसकी ही सीरीज में ये एक अनदर हम केस देख रहे हैं। ठीक है, एट डेपोजिशंस इन कोर्ट्स एंड आउटसाइड सेंटर। अब देखिए ऑफ कोर्स ये बात तो हमें पता है कि सेंटर का क्या स्टैंड है। सेंटर ये कहते हैं कि अगर हम सेम सेक्स मैरिज बिल्कुल ही अलाउ कर देंगे तो एक कंप्लीट हैवॉक हो जाएगा, जो डेलिकेट बैलेंस है पर्सनल लॉज के बीच में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब कुछ तो आप जानते हैं। सारे व्यूज बहुत कॉमन है जो आसपास भी सुनते हैं। दिस इज परहैप्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज। अब देखिए इसीलिए उन्होंने कहा था पर्सनल लॉज बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, हर पर्सनल लॉ अलग कुछ कहता है, इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर अलाउ कर दिया जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट करने की कोशिश कर रही है। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स इट हैज पास्ड अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स दैट चैलेंज कंजर्वेटिव सोसाइटी एंड ब्रॉड। अब देखिए दिस इज वेरी आयरॉनिकल एंड वेरी गुड। ओके, एज इंडियंस वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जो यूएस सो कॉल्ड लिबरल, सबसे पुरानी लिबरल डेमोक्रेसी है, वो कंजर्वेटिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है, और हमारी कंट्री जो एक टाइम पे कॉलोनी हुआ करती थी वो इतनी प्रोग्रेसिव बनती जा रही है। अबॉर्शन राइट्स यहाँ पे आपने अनमैरिड वुमेन को भी प्रोवाइड कर दी हैं, क्वीर रिलेशनशिप के भी जितने भी अबॉर्शन राइट्स हैं उनको भी प्रोवाइड कर दिए, मैटर्निटी रिलीफ आप दूसरों को भी दे रहे हैं। तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं। सेम सेक्स मैरिज यहाँ पे इस तरह का अलाउ कर दिया जाना भी प्रोग्रेसिव ही होगा। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, देयर इज नथिंग मच इन इट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। अब देखिए, मुंबई टॉप्स इन सेल ऑफ पोल बॉन्ड्स फॉलोड बाय कोलकाता, हैदराबाद मोस्ट इनकैशमेंट इन दिल्ली। तो पोल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं बेसिकली, जिन्हें 2018 में लाया गया, तब से लेके अभी तक मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद बेसिकली जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। ठीक है, और न्यू दिल्ली में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा इनकैश करवाया है बॉन्ड्स को। इनकैश यानी कि जिन पार्टीज को डोनेशन गई है या जिन पार्टीज को उन्होंने पैसा दिया है, तो उन पार्टी से बेसिकली कैश में कन्वर्ट कराया अपने बॉन्ड को। ठीक है, तो ये चीज़ ये यहाँ पे एक आरटीआई के माध्यम से पता चला। दिस नथिंग मच इन इट, दिस इज जस्ट अ फाइंडिंग बाय एन आरटीआई। हैड देयर बिन एनीथिंग, अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर वैसे भी एक पिटिशन डली हुई है, केस पेंडिंग है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे बहुत बार लोग कहते हैं कि लेजिटिमाइज कर दिया गया है करप्शन को इसके माध्यम से, क्योंकि एसबीआई के पास ही सब कुछ है, और एसबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, नहीं होती इन द सेंस वो पता तो कर सकती है ना कि ऑपोजिशन को कौन फंड कर रहा है, और फिर पता चल गया ऑपोजिशन को कौन फंड कर रहा है जो केवल 9% लोग हैं, तो फिर आप उनको हरास कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर रहे पर दिक्कत तो है ना। Center plans to document culture, social practices of indigenous tribal society. So basically क्या हो रहा है, जो National Commission for Scheduled Tribes है NCST, उन्होंने basically along with union government they are pushing for redocumentation of cultures and social practices of indigenous and tribal societies in India. ठीक है, तो basically क्योंकि जो हमारा existing history है, existing एकेडमिशियंस की जो नॉलेज है वो सब कोलोनाइजिंग गवर्नमेंट्स की तरफ से आई है, तो इससे अच्छा कि जो इंडिजिनस नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, उसको लोगों को अवेयर किया जाए कि देखिए भारत की असली धरोहर ये है, असली इंफॉर्मेशन ये है। जैसे आप कैसे इलनेसेस को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ करती हैं, इंडिजिनस लोग किया करते थे, वेज टू मेक वेपन्स कैसे बनते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट द नेचर, ऑल दैट ऑफ कोर्स लाइज इन आर इंडिजिनस नॉलेज एंड वी मस्ट गो बैक टू इट। इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट करने की बात चल रही है। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स आल्सो वांट्स दिस एंड दिस इज ऑफ कोर्स गुड। पोस्टपोनिंग आर्म्स कंट्रोल टॉक्स विद यूएस सेज रशिया। अब रशिया ने क्या बोला है
कि बेसिकली हम होल्ड करने वाले थे नवंबर 29 और दिसंबर 6 को स्टार्ट ट्रीटी पे, जो बेसिकली आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है यूएस और रशिया के बीच में। रशिया ने कहा कि नहीं, वो तो अब पोस्टपोन हो जाएगी। रीजंस नहीं बताए कि क्यों। वैसे इजिप्ट में होने वाली थी, कैरो में होने वाली थी, पर अभी तक इस पे रीजंस नहीं बताए हैं, पर पोस्टपोन हो गई है। जबकि यूएस चाहती थी कि इस पे बातचीत हो, पर रशिया ऑफ कोर्स विदाउट मेंशनिंग द रीजंस एंड सॉर्ट ऑफ postponed it. China government doubles down on zero COVID as anger grows. तो देखिए, प्रोटेस्ट हो रही थी, हम सोच रहे थे प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में शायद चाइना जो अपनी जीरो कोविड पॉलिसी है उसको थोड़ा सा लिबरलाइज कर दे, पर उसका ऑपोजिट ही हुआ है। इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी को, स्ट्रैटेजी को और एनहांस कर दिया है और स्ट्रेंथ दे दी है। और जितने भी प्रोटेस्टर्स आप देख सकते हैं उनके खिलाफ क्या हो रहा है। पर चाइना में प्रोटेस्ट हो रही है, ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब से तियाननमेन स्क्वायर जो प्रोटेस्ट हुई थी 1989, तब से है कि अभी तक कोई इस तरह की प्रोटेस्ट सपने में भी नहीं सोच सकता था, बिकॉज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनको मरवा दिया गया था जो प्रो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चे वहाँ के कैंपसेस में इस तरह की प्रोटेस्ट का फैलना वाज अ थिंग इन इट्स ओन। ठीक है, लेकिन अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सिटी कैंपसेस को ही क्लोज कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं उनको अपने अपने घर भेज रहे हैं, ताकि बेसिकली यूनिवर्सिटी में कोई प्रोटेस्ट ही ना हो सके। ये सारी चीज़ें विंटर ब्रेक के लिए भेज रहे हैं। एट द शंघाई प्रोटेस्ट सेवरल वर ड्रैग्ड अवे, जैसे आप देख सकते हैं, घसीट के ले जाया गया। वीडियोस इमर्ज हुई इस तरह की, जहाँ पे रिपीटेडली एक फीमेल प्रोटेस्टर को बीट कर रही है पुलिस एक बस के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें, बीबीसी के एक जर्नलिस्ट को भी काफ़ी हरास किया गया। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।